आइए तो देखते हैं आज के वीडियो में। जो हम इंडियन माउंटेन्स को देख रहे थे उसमें आज देखेंगे कि जो हिमालयन माउंटेन है उसके अलावा जो भारत में माउंटेन्स मौजूद हैं, जैसे कि दक्षिण भारत में जो सारे माउंटेन्स हैं उनको आज देखने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में आज यह वीडियो हम लेकर के आए हुए हैं। आप लोगों ने पहले की वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके और पहले के वीडियो को पहले देख लें ताकि समझ में आए अच्छी चीज़ें जो भी है इसमें। देखिए हम इसमें पढ़ चुके हैं। जो एक बार के लिए रिकैप अगर करना चाहे तो ऊपर में जो है काराकोरम रेंज, उसके बाद नीचे लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये सब करके ट्रांस रेंज जो भी होते हैं इसको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हिमालयन रेंज जो भी है तीनों, जो बृहद हिमालय है जिसको आप ग्रेट हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। उसके अलावा नीचे जो है लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय या मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं, उसको भी हमने पढ़ चुका है। उसके बाद जो तीसरा और सबसे नीचे की जो हिमालयन श्रेणी है जिसको आप शिवालिक हिमालय बोलते हो, वो भी हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ पूर्वांचल हिमालय जो कि नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, ये भी हमने उस वीडियो में कर चुका है। आज के लिए हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि आप देखोगे कि इस हिमालय पर्वत के अलावा भी प्रायद्वीपीय भारत में और जो कुछ इस पश्चिमी और दक्षिणी भारत है इनमें भी देखने को जो पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है उनको आज पढ़ने का काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे विंध्यन माउंटेन्स है, उसके नीचे सतपुड़ा है, इधर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको इससे पहले वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप उसे देखिए और उसके बाद आप इस सीरीज में फिर से आकर के एक बार देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले कड़ी की तरफ। और आज हम शुरू करने वाले हैं अरावली रेंज से। अरावली रेंज आप जानते हैं, आपने अगर दिल्ली गए होंगे कभी या नहीं भी गए हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि जो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, जब आप राष्ट्रपति भवन से गाड़ियों को निकलते हुए देखते हैं तो ऐसे ऐसे जिग जैग तरीके से निकलता है। वो क्यों? क्योंकि वो अरावली रेंज के ही जो दिल्ली में जिसको आप रायसीना हिल्स बोलते हो, रायसीना हिल्स पर वह मौजूद है राष्ट्रपति भवन। और जो हमारा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ है? रायसीना हिल्स पे है। और रायसीना हिल्स किसका हिस्सा है? तो अरावली रेंज का हिस्सा है, जो कि खंडहर के रूप में बचा हुआ है, अवशिष्ट रूप में बचा हुआ है। यह सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक होने के कारण इस पे अवक्षेप जो भी हैं, जितने भी इतने पुराने पुराने जो तरीके से होता है उस तरीके से इसमें जो पर्वत की अपभ्रंश होते होते अवशिष्ट रूप में बचा है। रायसीना हिल्स की बात हम कर रहे थे दिल्ली में। दिल्ली से लेकर के नीचे गुजरात तक, गुजरात की एक जगह है जहाँ हिम्मतनगर जिसको कहते हैं। आप जब अहमदाबाद जाओगे तो अहमदाबाद से उत्तर और पश्चिम करके यहाँ पर हिम्मतनगर है। हिम्मतनगर तक दिल्ली के जेएनयू से, जेएनयू तो फेमस ही है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आपको ये पहाड़ियों की कुछ श्रेणी देखने को मिलता है। तो जेएनयू से लेकर के यानी दिल्ली से लेकर के हिम्मतनगर गुजरात तक यह फैला हुआ है अरावली पर्वत। इस बीच में आपको दिल्ली के बाद जब ये जाता है तो कुछ हरियाणा के क्षेत्र में भी, क्योंकि दिल्ली कहाँ है, दिल्ली को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिल्ली जो एनसीआर है उसके 3 साइड से हरियाणा है और 1 साइड से यूपी है। तो दिल्ली से जब निकलोगे आप नीचे पश्चिम और दक्षिण की तरफ तो उसमें आपको हरियाणा मिलेगा। उसके बाद आपको राजस्थान और राजस्थान के बाद आपको गुजरात मिलता है। इसमें देखोगे कि कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए, जहाँ से हमें प्रश्न भी बनता है, वो ये है कि रायसीना हिल्स के बाद, रायसीना हिल्स किसका हिस्सा है? अरावली का। उसके बाद आप देखोगे कि इसमें जब हम अलवर के बाद राजस्थान में प्रवेश करते हैं अरावली को लेकर के, तो इसमें आपको राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू। इस झुंझुनू जिला में आपको कॉपर माइंस देखने को मिलता है। कौन सी कॉपर माइंस? तो इसका नाम है खेतरी माइंस। खेतरी माइंस करके है, बहुत छोटे छोटे माइंस कर मिला करके एक इस ग्रुप का नाम है खेतरी माइंस, जो कि कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर आप समझ रहे हैं। उसके बाद मकराना माइंस, मकराना व्हाइट मार्बल के लिए जो है फेमस है। मकराना माइंस भी आपको इस श्रेणी में देखने को मिलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर 1722, यानी कि 1722 मीटर, जो कि सिरोही में है। राजस्थान के सिरोही में गुरु शिखर है और यह माउंट आबू हिल स्टेशन के बगल में है। माउंट आबू हिल स्टेशन आप समझते हैं। इस माउंट आबू हिल स्टेशन के बारे में अभी हम आगे और देखने वाले हैं इसके बारे में। और यहीं से माउंट आबू हिल स्टेशन के बगल से एक नदी निकलती है। आप बताएंगे हमें कि यह कौन सी नदी है जो माउंट आबू
जो हिल स्टेशन है उसके बगल से और पूरब के तरफ यह निकलती है और आगे जा कर के हिम्मतनगर गुजरात में इसकी अंतिम रेंज हमें देखने को मिलता है। देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स में अगले स्लाइड में हम। देखिए, गुजरात से दिल्ली तक हमने तो बताया ही। और इसमें क्या होता है कि गुजरात से जब दिल्ली की तरफ आप जाओगे, जैसे गुजरात है, नीचे से गुजरात से लेकर के दिल्ली की तरफ अगर जाओगे तो इसकी चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। गुजरात में इसकी चौड़ाई थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन दिल्ली में इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको बन जाता है कि अरावली का जो है चौड़ाई किधर ज़्यादा है और किधर कम है, इस टाइप से आपको हो सकता है कि पूछे प्रश्न। तो अरावली की चौड़ाई कहाँ ज़्यादा है? दिल्ली के तरफ, यानी कि दिल्ली रेंज में, और गुजरात रेंज में इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है। और लेकिन अगर दिल्ली रेंज में चौड़ाई ज़्यादा है तो वहाँ इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, ऊंचाई आपको गुजरात की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर है कि यह सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब क्या होता है? मोड़दार पर्वत। समझ पा रहे होंगे आप, मोड़दार पर्वत। और इसको आप कह सकते हैं कि ये प्री कैम्ब्रियन एज के हैं। ठीक है, बहुत पुराने पर्वत होने के कारण इसको, और यह प्री कैम्ब्रियन एज के इस पर्वत को माना जाता है। रायसीना हिल्स, आपने अभी देखा कि रायसीना हिल्स की हम बात कर रहे थे। रायसीना हिल्स अरावली के उत्तरी छोर में है। अरावली रेंज ये है, गुजरात और दिल्ली, तो दिल्ली में है, तो दिल्ली कौन सी छोर हुई? उत्तरी छोर हुई। उत्तरी छोर में क्या है? रायसीना हिल्स, जिस पर कि हमारे बड़े बड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट हाउस, बाकी चीजें, संसद भवन वगैरह। गुरु शिखर अरावली का सबसे ऊंची चोटी है, ये आपने देखा, 1722 मीटर की गुरु शिखर माउंट आबू हिल स्टेशन के बगल में। माउंट आबू हिल स्टेशन के बगल में ही, या बोले तो उसी हिल स्टेशन में जैन मंदिर है एक, जिसको आप कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत ही फेमस है जैन दर्शन के लिए, जैन धर्मावलंबियों के लिए। ठीक है। एक फ्रेश वाटर लेक, इसी माउंट आबू के बगल में एक फ्रेश वाटर लेक है जिसका नाम है नक्की। नक्की फ्रेश वाटर लेक, ये महत्वपूर्ण है ना। वैसे लेक के दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण ना भी हो, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब गांधी जी की देहावसान हुआ था तो उनकी अस्थियों को इसी में बहाया गया था। इसी नक्की लेक में गांधी जी के अस्थियों को बहाया गया था, और गांधी जी के अस्थियों को बहाया गया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। माउंट आबू के बारे में हमने बोला कि यह माउंट आबू के जो बगल में नक्की लेक है, यह भारत का पहला मानव निर्मित लेक माना जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, जो कि अब पुलिस एकेडमी के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये है हैदराबाद में अब। जो पहले यहाँ हुआ करता था माउंट आबू में, इसको इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी बोलते थे। और यह इंटरनल सिक्योरिटी यानी देश के अंदर के सिक्योरिटी के लिए यह बिल्डिंग कार्यरत था। जिसको कि इस बिल्डिंग में पहले क्या काम होता था? आपने देखा कि इस बिल्डिंग में पहले जो है आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, जो कि अब कहाँ है? अब यह आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है। ठीक है, जिसको अब इंडियन पुलिस अकादमी कहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्नों को एक दूसरे से कड़ी के कड़ी जोड़ते हुए निकलेंगे। और आगे की कड़ी में आज देखिए कि अब क्या है? विंध्यन माउंटेन। विंध्यन माउंटेन, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? अरावली। अरावली का विस्तार आपने देखा दिल्ली से गुजरात तक, और बाकी चीजें इसमें जो भी आपको पढ़ने के लिए था, जिस जहां से क्वेश्चन आ सकता था वो हमने बताया। नेक्स्ट क्या है? आपने मैप में देखा था, एक है विंध्य पर्वत, एक है सतपुड़ा पर्वत, ये दोनों पैरेलल चलते हैं। तो उसमें जो पहला है विंध्य पर्वत, उसको आज हम देखने वाले हैं। अभी विंध्य पर्वत यानी विंध्याचल, या इसको बहुत जगह विंध्यन भी बोला जाता है। इसकी जो विस्तार है, यह गुजरात से लेकर के आगे जा करके, ये देखिए सतत रूप में है नहीं, कहीं कहीं इसका जो है रेंज देखने को मिलता है, कहीं कहीं अवशिष्ट रूप में, कहीं पठार का रूप ले चुका है। तो यह गुजरात से लेकर पारसनाथ रेंज तक है। पारसनाथ फिर से पुनः जैन धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पारसनाथ रेंज जो कि झारखंड में है, पारसनाथ रेंज तक यह देखने को मिलता है। गुजरात में इसको क्या कहते हैं? तो गुजरात में इसको गुजरात रेंज बोलते हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट राजस्थान जो है, साउथ ईस्ट बोले तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में थोड़ी सी इसका विस्तार देखने को मिलता है। फिर वेस्ट एमपी में, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी सी देखने को मिलती है। साउथ पश्चिम जो है, दक्षिण पश्चिम करके उस क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। उसके बाद फिर है कि साउथ ईस्ट यूपी में, साउथ ईस्ट बोले तो दक्षिण पूर्वी यूपी में। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है
पूर्वी एमपी, यहाँ पर इसको भारनेर रेंज बोलते हैं, झारखंड में इसको पारसनाथ रेंज बोलते हैं, और थोड़ा सा इसका विस्तार जो बिहार में देखने को मिलता है, बिहार में इसको हम कैमूर रेंज के नाम से जानते हैं। कैमूर कैमूर की पहाड़ियाँ आपने सुना ही होगा। बिहार में जो नीचे का, जो बिहार की साउथ बिहार की आप अगर बाउंड्री देखोगे जो झारखंड से लगता है, जहाँ पे कैमूर आपको दिखेगा, रोहतास दिखेगा, तो वहाँ आपको कैमूर रेंज नाम से पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। वो विंध्याचल पर्वत की ही भाग मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद आगे जाओगे तो आप राजस्थान में पारसनाथ, और पारसनाथ रेंज बहुत ही महत्वपूर्ण है जैन धर्मों के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, वहां से 2-4 क्वेश्चन आता है। इसको आप एमपी में ग्वालियर रेंज, पन्ना रेंज या अजयगढ़ रेंज के नाम से जानते हैं। ये जो सद्भावना शिखर दिख रहा है, इसको विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जबकि सद्भावना का आप देखोगे तो 752 मीटर ही है, जो कि दामोह जिला में है। मध्य प्रदेश के दामोह जिला में सद्भावना शिखर है। इसके बाद आप पारसनाथ शिखर को देख पा रहे होंगे, वो कितना है, 1365 मीटर। फिर भी विंध्याचल की इसको सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, क्योंकि ये जो है ना श्रेणी एक दूसरे से टूटा हुआ है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग पारसनाथ रेंज ही बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। इसको पूरे विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी नहीं माना जाता है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी दामोह में स्थित इस सद्भावना पीक को, गुडविल पीक को माना जाता है। इसको गुडविल पीक भी कहते हैं। कई बार मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम्स में, मध्य प्रदेश पीसीएस सब में ये पूछा गया है, और वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है कि यह विंध्याचल की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। इसके और सारे बहुत सारे चीज़ों को अगर देखना चाहे हम, अगले स्लाइड में अगर हो तो देखिए, विंध्यन पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह भी ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन किसको कहते हैं, भ्रंश घाटी। आप समझ पा रहे हैं कि भ्रंश घाटी क्या होता है। भ्रंश घाटी का यह भी उदाहरण है, और किंतु वर्तमान में यह भी अवशिष्ट में है। अवशिष्ट अवस्था का मतलब है कि टूटी फूटी अवस्था में है, और यह जो है जो प्रायद्वीपीय भारत है, विंध्याचल श्रेणी क्या करती है, प्रायद्वीपीय भारत, और जो ऊपर के जो गंगा के विशाल मैदान है, जो नदियों के विशाल मैदान है, या बोले तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को बाउंड्री प्रदान करती है। बाउंड्री एक तरह से बोलिए तो फिजिकल रूप में, जो हमारे हैं भौगोलिक रूप में जो है बाउंड्री प्रदान करती है, यानी कि अलग अलग सांस्कृतिक विभाजन के रूप में देखे तो करता है यह। ठीक है। यानी कि एक तरह से देखे तो प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत, उत्तर के विशाल मैदान को यह अलग करता है। ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला में बहुमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। बहुमूल्य पत्थर का मतलब क्या है, वो कुछ कुछ आप देखते होंगे कि अंगूठी में पत्थर लोग लगाते हैं, कोई कोई नाक में लगा लेते हैं, कान में लगा लेते हैं। ये जो बहुमूल्य पत्थर है, ये आपको किस श्रेणी में देखने को मिलता है, तो यह भी आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी में देखने को मिलता है। इसी में आपको आगे जाकर के झारखंड में हमने बताया कि झारखंड में क्या है, पारसनाथ, पारसनाथ रेंज में पारसनाथ पर्वत है। इसी को सम्मेद शिखर उसके बगल में है, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है जैन धर्म के लिए, और जैन धर्मावलंबियों के लिए यह है भी पवित्र। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। पन्ना माइंस जो कि डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना नेशनल पार्क, आप जानते हैं कि पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व, यह भी मध्य प्रदेश में। ये सारी की सारी चीजें कहाँ है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझने में कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करें और पुनः इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है। आइए अब देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बाद सतपुरा माउंटेन को, जो कि उसके पैरेलल ही चलती है। देखिए, ये अगर विंध्याचल पर्वत श्रेणी हम बनाएं, ये हमारा भारत, और इसमें अगर आप विंध्याचल पर्वत श्रेणी को देखोगे तो इसके ही बगल से आपको सतपुरा देखने को मिलता है, पैरेलल ही। और इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। नर्मदा नदी इन्हीं दोनों के बीच भ्रंश घाटी से होकर के बहती हुई खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। क्या है भाई, तो ये है सतपुरा माउंटेन। सतपुरा माउंटेन का विस्तार कहाँ से कहाँ है, इसका भी विस्तार गुजरात, ये गुजरात, गुजरात यहाँ तक है, टी को बाहर फेंक दिया है इन्होंने। तो गुजरात जो है, गुजरात में इसको राजपीपला रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है। गुजरात में क्या कहते हैं, राजपीपला रेंज। इसके बाद आप देखोगे तो राजपीपला रेंज से लेकर के राजमहल रेंज तक, देखिए ट्रिक भी है थोड़ी सी इसमें याद रखने का। राजपीपला रेंज से लेकर के राजमहल रेंज तक आपको कौन सी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है, तो वो है सतपुरा। इसमें बहुत सारे श्रेणी देखने को मिलेगा आपको। ये सारे श्रेणी का अपना अपना महत्व है। जैसे मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज में क्या है, आपको मैकाल रेंज में आपको अमरकंटक की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, जहां से कि 2-3 नदियां, महत्वपूर्ण नदियां भारत की
वहाँ से उद्गम स्थल है उनका। मैकाल रेंज आपको ईस्ट एमपी और छत्तीसगढ़ यानी कि एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर इसको मैकाल रेंज के नाम से जानते हैं। उसके बाद वेस्ट एमपी में यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में महादेव रेंज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, राजमहल रेंज आपको झारखंड में कहते हैं इसको। आप अगर यहाँ देख पा रहे होंगे तो अमरकंटक जिसकी ऊंचाई 1049 मीटर है, 1049 मीटर की इस अमरकंटक से 3 नदियाँ खास करके निकलती है, जो कि हम अगले स्लाइड में देखेंगे। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से पश्चिम की तरफ निकलती है नर्मदा, यहाँ से उत्तर और पूरब की तरफ निकल जाती है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी, जो आगे जाकर के पटना में दानापुर के पास जो है गंगा से मिलती है। ठीक है, जिसके किनारे सोनपुर का मेला लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, ये यहाँ से नर्मदा निकलती है और सोन के ही एक सहायक कह लीजिए तो जोहिला नदी नाम से यहाँ पर निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक के बगल में ही छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी रेंज है, वहां से निकलती है आपको महानदी। ठीक है, आप इस प्रकार से कड़ी व कड़ी जोड़ते हुए इन चीज़ों को याद रखेंगे। देखिए, महादेव रेंज में वेस्ट एमपी में क्या है कि इनकी सबसे ऊंची चोटी, किसकी सबसे ऊंची चोटी भैया? तो इस सतपुरा माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी आपको देखने को मिलेगा। धूपगढ़ी, धूपगढ़ी, धूपगढ़ी आपको देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर, 1352 मीटर धूपगढ़ी। और इस धूपगढ़ी के बगल में जो है चौड़ागढ़ नाम से, धूपगढ़ ये पर्वत है, चौड़ागढ़ नाम से एक पर्वत है जो कि इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है। और चौड़ागढ़ और धूपगढ़ी के बीच में हिल स्टेशन है जिसको पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहते हैं, और ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश में यह हिल स्टेशन टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट के रूप में। ठीक है, आप क्या देख पाए इसमें कि गुजरात में इसको राजपीपला रेंज कहते हैं, वेस्ट मध्य प्रदेश में इसको महादेव रेंज कहते हैं, जिसमें इसकी सबसे ऊंची चोटी भी है जिसको आप धूपगढ़ी हिल्स कहते हैं या धूपगढ़ी पहाड़ी कहते हैं। धूपगढ़ी के बगल में ही आपको पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, और धूपगढ़ी के बगल में, धूपगढ़ी के बगल में यहाँ पर देखोगे तो आप ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। बैतूल नाम का एक जिला है मध्य प्रदेश का, क्या? बैतूल नाम का जिला, उसके बगल में एक गांव है जहां से यह निकलती है। गांव नहीं, नगर ही बोल सकते हो आप उसको, एक छोटी सी सिटी है जहां से यह निकलती है। ठीक है, देखिए अगले स्लाइड में इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो सतपुड़ा भी क्या है कि ब्लॉक माउंटेन है, ये हमने आपको पहले ही कह चुका है कि पर्वत श्रृंखलाओं में अगर देखें तो सतपुड़ा को आप ब्लॉक माउंटेन कहेंगे, भ्रंश पर्वत कहेंगे, और यह भी अवशिष्ट अवस्था में भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में कई प्रकार की श्रेणियां हैं, हमने देखा राजपीपला रेंज गुजरात में, महादेव रेंज वेस्ट एमपी में, मैकाल रेंज आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, राजमहल रेंज आपको झारखंड में देखने को मिलता है। महादेव रेंज में जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची शिखर है जो कि हमने देख चुका है अभी। धूपगढ़ी की बात करें तो धूपगढ़ी और चौड़ागढ़ के बीच में पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। मैकाल रेंज में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैकाल रेंज में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक से सोन नदी, जोहिला नदी और नर्मदा नदियां निकलती है। ठीक है, ऐसे ही इनको जो देखिए होता क्या है कि मैप पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जब उसको पॉइंट आउट करते हैं तो चीज़ें हमें याद रिकॉल होती रहती है, इसीलिए हमने पहले एक स्लाइड में मैप दिया है, उसके दूसरे स्लाइड में इनका डिटेल दिया है। ठीक है, अब देखिए नर्मदा नदी, विंध्य नदी और सतपुरा। नर्मदा क्या है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुरा के बीच भ्रंश घाटी से होकर के निकलती है। भ्रंश घाटी क्या होता है? देखिए, दो पहाड़ों के बीच जो धसी हुई घाटी होती है उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। धसी हुई घाटी से निकल करके यह नर्मदा नदी आपको आगे जा करके खंबात के खाड़ी में अपना जल जो है वो गिराती है। ठीक है, और इसी नर्मदा के किनारे एक जगह है भेरा घाट। भेरा घाट जहाँ की व्हाइट मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। व्हाइट मार्बल आपको और कहाँ देखने को मिल रहा था? अरावली रेंज में। कहाँ पर भाई? तो मकराना हिल्स में, मकराना में जो है मकराना माइंस में आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ पर कहाँ व्हाइट मार्बल है? जबलपुर के पास भेराघाट में। यहीं पर आपको धुआंधार जलप्रपात है। क्या है? धुआंधार जलप्रपात। कहाँ है भाई? धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलता है? इसी जबलपुर के पास भेराघाट में, और इसी नर्मदा नदी के अंतर्गत। ताप्ती नदी बैतूल जिला के मुल्ताई, देख रहे हो, ये मुल्ताई का मतलब होता है मूल ताप्ती।
इस मुल्ताई नगर से आपको निकल करके या सूरत होते हुए, देखिए ताप्ती नदी के किनारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है सूरत। सूरत किस लिए फेमस है, आपको ध्यान होगा। सूरत दो चीजों के लिए फेमस है हमारे दृष्टि से, मतलब हम परीक्षा के दृष्टि से चीजों को देखते हुए निकलेंगे। तो सूरत किस दृष्टि से आप देखोगे कि महत्वपूर्ण है, एक तो वो हीरा कटिंग्स के लिए, हीरा पॉलिशिंग्स के लिए फेमस है, ठीक है, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए। और दूसरी बात आप ध्यान में अगर ले पा रहे होंगे, तो जब सूरत की बात करोगे तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए क्या हुआ था, यहीं पर इसमें सूरत में ही, सूरत अधिवेशन में ही यहाँ पर फूट पड़ी थी। सूरत अधिवेशन में यहाँ पर क्या हुआ था, फूट पड़ा था, और गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गई थी कांग्रेस। ठीक है, कौन सी अधिवेशन में हुई थी, किस ईस्वी में हुआ था, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। ठीक है, हम चीजों को ऐसे ही रिलेट करके याद करेंगे। स्वर्णरेखा नदी रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। अभी देखिए इसमें क्या था कि अगर आप देखोगे तो ये राजमहल रेंज है, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाकर के रांची है, ठीक है। उस रांची से दक्षिण पश्चिम में इसी पर्वत श्रेणी के बगल से थोड़ी सी पठार से, जो कि आप छोटा नागपुर का पठार कह सकते हो, वहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। अब इसको स्वर्ण रेखा क्यों कहते हैं, किदवंती तो ये है कि इसमें सोना मिला करता है, पता नहीं क्या बात है इसमें, लेकिन सोना इसमें कहा जाता है कि मिलता है। यह रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है और आगे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, इसे जमशेदपुर, जमशेदपुर इसी के किनारे है, किसके किनारे भैया, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर में दो नदी मिलती है, स्वर्ण रेखा की एक जो सहायक नदी है जिसको आप खड़कई बोलते हो, यह खड़कई नदी स्वर्ण रेखा से जाकर के जमशेदपुर में ही मिलती है। और तो जमशेदपुर से आप याद रखोगे कि जमशेदपुर किसको कह रहे हो आप, वही टाटा नगर, समझ पा रहे हैं आप, टाटा नगर को हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जमशेदपुर के बारे में देखिए, टिस्को की जो स्थापना हुई थी ना, टिस्को की, वो कहाँ हुई थी, जमशेदपुर में हुई थी। टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में हुई थी। ठीक है, तो टिस्को की जब बात करोगे आप, तो टिस्को क्या है, पहला उद्योग है जो भारत में 1907 के आसपास, जो इसमें इसकी बात शायद 1907 होती है, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी टिस्को की। और यह कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर में लगाया गया पहला उद्योग था। कौन, टिस्को। कहाँ लगाया गया था भाई, ये लगाया गया था किधर गया, जमशेदपुर भाई, हाँ यहाँ जमशेदपुर में, टाटा नगर इसको बोलते थे। देखिए सबसे पहले इसको क्या बोलते थे, तो सबसे पहले इसको क्या बोलते थे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अभी मतलब जरूर से नीचे में लिखेंगे। और इस जमशेदपुर को पहले टाटा नगर बोलते थे, उससे पहले क्या बोलते थे ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। आगे चलकर हम आपको बता देंगे, लेकिन आप उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में इसे बताने का काम करेंगे। हमने अभी देख चुका है, किसको देखा भैया, तो हमने देखा सतपुड़ा को, किसको देखा, सतपुड़ा को। अब देखिए क्या क्या हो गई है, तो चीजें क्या हो गई है, यहाँ पे आप देखोगे कि विंध्यन हो गई, सतपुड़ा हो गई और अरावली हो गई है। तो विंध्यन, सतपुड़ा और अरावली जब हो गई है, तो हम अब किसे देखेंगे, अब देखेंगे हम वेस्टर्न घाट को। वेस्टर्न घाट किसको कहते हैं भैया, तो आपने देखा था कि वो तट जो गुजरात, महाराष्ट्र और नीचे देखोगे तो गोवा, कर्नाटक और केरल से मिलती है, जो केरल से लेकर के ऊपर गुजरात तक का तट है, उसको आप पश्चिमी घाट के तट बोलते हैं या फिर पश्चिमी घाट बोलते हैं। इस पश्चिमी घाट में भी पहाड़ियां हैं। इस पश्चिमी घाट में जो पहाड़ियां हैं, इसको अगर आप डिटेल में देखोगे, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, तो आप देख पाओगे कि देखिए, अब उम्मीद करता हूं कि ये पूरी तरह से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की बात करें तो यह जो है, यह आपको महाराष्ट्र से लेकर के नीचे तमिलनाडु और केरला तक यानी कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक आपको ये देखने को मिलता है। वैसे इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं, जिसको मिला करके पश्चिमी घाट श्रेणी बोलते हैं। देखोगे तो आपको इसको महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं सह्याद्री। वैसे तो सह्याद्री बोलते हैं और जगह पर भी, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में इसको लोकल में भी क्या बोलते हैं, सह्याद्री हिल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखोगे कि महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु आदि में इसका विस्तार देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में जो सह्याद्री हिल्स है, इसमें आप देखोगे कुछ प्रमुख चोटी है इस वेस्टर्न घाट की। जैसे आप देखोगे 1664 मीटर का ये काल सुबाई
ये जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी कालसुवाई, जो कि 1664 मीटर की है, और यह कहाँ है? सह्याद्री हिल्स में महाराष्ट्र में है। ठीक है। महाबलेश्वर, ये महाबलेश्वर आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ से एक नदियां निकलती है। एक नदी, कौन सी नदी निकलती है ये आप हमको बताएंगे। ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ी, जो कि आप देखोगे कि 1438 मीटर की है, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है, और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की यह हिस्सा है। इसमें क्या है, आप देखोगे इसी सह्याद्री में थाल घाट बहुत ही फेमस है। ये थाल घाट, भोर घाट, नीचे देखोगे तो पाल घाट, ये बहुत फेमस है। थाल घाट किसको किसको कनेक्ट करता है? तो याद रखोगे आप, थाना को। किसको? थाना को। थाल घाट किसको? नासिक को और कोलकाता को रास्ता प्रदान करती है। भोर घाट किसको? तो भोपू बेच, भोपू बेच। ट्रिक देख रहे हो? भोर घाट किसको? भो से हो गया भोर घाट, पू से पुणे, बे से क्या होगा? बेलगांव, और चौ से क्या हो गया? चेन्नई। तो भोपू बेच कौन सा? भोर घाट। ठीक है। थाल घाट किसको? थाना को। थाना को बोले तो थाल घाट किसको? नासिक और कोलकाता को रास्ता प्रदान करती है। इसी तरह से चीजों को याद रखोगे। गोवा में ऐसा कुछ बात है नहीं जो याद रखे हम इसके लिए। और कर्नाटका, ये देखो उसके सह्याद्री हिल्स के बाद इसको ब्रह्मगिरी हिल्स भी बहुत जगह पे बोलते हैं। बहुत जगह पे, कहाँ? तो गोवा में भी, कर्नाटक में भी, और केरल में भी इसको ब्रह्मगिरी हिल्स बोलते हैं। इस क्षेत्र की, पूरे के पूरे क्षेत्र की, इसकी क्या, पूरे अगर आप देखोगे तो हिमालयन रेंज को छोड़ करके, हिमालय और काराकोरम रेंज वगैरह, ट्रांस हिमालयन रेंज को छोड़ करके, बाकी के जो नीचे की पूरी कोई भी पहाड़ियां हैं, उसमें सबसे ऊंची चोटी आपको अन्नामलाई रेंज में कौन सी देखने को मिलेगी? अणाईमुडी मिलेगी। ठीक है। इस अणाईमुडी को आप देखोगे तो 2695 मीटर की यह है, और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हिमालय के अलावा भारत की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। कौन? तो अनाईमुडी 2695 मीटर की है। इस अनाईमुडी के बगल में, इसी अनाईमुडी के आप कहोगे तो पश्चिम और दक्षिण में, पश्चिम और दक्षिण में आपको देखने को क्या मिलता है? शांत घाटी या मौन घाटी, या फिर इसको बोलते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इस साइलेंट वैली नेशनल पार्क में भारत की सर्वाधिक जैविक विविधता पाया जाता है। सर्वाधिक जैविक विविधता इस शांत घाटी माउंटेन में, शांत घाटी पार्क में, नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है। आप देखिए, इसमें आपने देखा महाबलेश्वर को, इसमें आपने देखा कालसुवाई को, इसमें आपने नीचे देख लिया किसको भाई? तो अनाईमुडी को, जो कि अनाईमलाई रेंज और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और वेस्टर्न घाट की ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे साउथ इंडिया का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। इसी अनाईमुडी के बगल में, इसी अनामलाई रेंज में आपको पाल घाट देखने को मिलता है। अभी देखेंगे इस घाट वाट के बारे में, जो दर्रा है, पाल घाट दर्रा देखने को मिलता है। इसके बगल में यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको शेनकोटा पास देखने को मिलेगा। अब देखिए, एक इसमें कुद्रेमुख पर्वत आपको दिख रहा होगा। कुद्रेमुख पर्वत कर्नाटका में है। कुद्रेमुख का मतलब होता है घोड़ा का मुंह। ठीक है। कुद्रेमुख का मतलब होता है घोड़ा का मुंह। सच में घोड़ा का मुंह ही होता है कर्नाटका में। तो और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1894 मीटर। अब देखिए, ये जो कुद्रेमुख पर्वत है, ये आपको चिकमंगलूर में देखने को मिलता है। देख रहे हो आप? चिकमंगलूर में। और इसी चिकमंगलूर में आपको बाबा बुदन पहाड़ियां देखने को मिलेगी, जो कि मैग्नाइट अयस्क के लिए बहुत ही फेमस है। मैग्नाइट अयस्क के लिए फेमस है क्या? बाबा बुदन की पहाड़ियां इसी कर्नाटका में है। और देखिए, बाबा बुदन से क्या याद रखोगे आप? कि भारत में पहली बार कॉफी की खेती इन्होंने किया था। किसने भाई? बाबा बुदन ने। बाबा बुदन का ये कंट्रीब्यूशन आप समझो कि कॉफी की खेती इन्होंने पहली बार भारत में किया था, इसी क्षेत्र में, चिकमंगलूर के क्षेत्र में किया था। तो इसीलिए बाबा बुदन की पहाड़ी से आप थोड़ी सी इन चीजों को भी रिलेट करके रखोगे। ठीक है। नीचे आप देखोगे तो इस अनामलाई रेंज से नीचे आपको इलायची की पहाड़ियां दिखने को मिलेगा, जो कि दक्षिण में है। और यहाँ पे आपको पूरब और दक्षिण की तरफ पलानी हिल्स देखने को मिलेगा। इसको भी हम देखने वाले हैं अभी, पलानी हिल्स को। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अगर कुछ अच्छा हो। देखिए, यही है पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ, उसी के डिटेल्स है जो कि हमने आपको बताया है कि पश्चिम घाट की पहाड़ियों को विभिन्न नामों से जानते हैं: सह्याद्री, ब्रह्मगिरी और कार्डेमम हिल्स। कार्डेमम यानी कि इलायची। क्या? इलायची। इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, या अन्नामलाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं आप।
यह ताप्ती मुहाने से लेकर के, आप देखेंगे कि ऊपर में जो यह था, यह ताप्ती मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। सर्वाधिक जैविक विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में पाई जाती है। दुनिया में सबसे अधिक जैविक विविधता आपको विषुवतीय प्रदेशों में देखने को मिलेगा। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? विषुवतीय क्षेत्र में। जैसे अमेजन बेसिन को आप देख लो, ठीक है। तो विषुवतीय जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको सर्वाधिक जैविक विविधता पूरे संसार में आपको यहीं पर, मतलब इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगा, इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। हमने पढ़ा था कि सैनकोट दर्रा जो है, यह तिरुवनंतपुरम और मदुरै को मुख्य रूप से जोड़ता है। कौन सा सैनकोट? आपने देखा होगा कि यहाँ जो सैनकोट दर्रा है, यह तिरुवनंतपुरम और मदुरै को, मदुरै यानी कि तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल, इनको रास्ता प्रदान करने का काम करता है। कौन? तो सैनकोट दर्रा। ठीक है। सतपुरा आ गया ये। अब देखिए, पालघाट दर्रा, कोचीन और कोयम्बटूर, कोयम्बटूर और कोचीन को, कोचीन कहाँ है? केरल में। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। इनको रास्ता प्रदान करता है। और यह दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर है। कौन सा भैया? कोयम्बटूर को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर किस लिए जाना जाता है? मैनचेस्टर यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो मैनचेस्टर किसको कहते हैं हम? भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर आप किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। किसको कहते हैं भाई? अहमदाबाद को। ठीक। ये है क्या? अहमदाबाद। ये भारत का मैनचेस्टर है। पूरे भारत का मैनचेस्टर इसको बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आप कानपुर को बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इस कोयम्बटूर को बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर को बोलते हैं। दक्षिण भारत के बाद आप देखोगे कि अच्छा, बिहार का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह जाना जाता है। भारत में पहली बार कॉफी की खेती हमने बताया बाबा बुदन ने किया था। कब? 1670 ईस्वी में, चिकमंगलूर जिला में। चिकमंगलूर कर्नाटका का एक क्षेत्र है, यहाँ पर इन्होंने किया था। भारत में पहली बार कॉफी की खेती इन्होंने की थी। ठीक है। दुनिया में सर्वाधिक कॉफी कहाँ पे होता है? दुनिया में सबसे अधिक कॉफी की खेती कहाँ होती है? ब्राजील में होती है। आप अभी के रिसेंट टाइम में अगर देखे होंगे तो ब्रिक्स नेशन पर, किस पर भाई? ब्रिक्स नेशन पर। ब्रिक्स किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं BRICS। अब ये ब्रिक्स प्लस हो गया है। तो ब्रिक्स नेशंस पर खास करके जो ट्रंप का दबाव बढ़ा है टैरिफ वेरिफ को लेकर के, इसमें आप देखोगे कि जो ब्राजील है ना, ब्राजील, इससे जो ट्रंप के देश यानी USA में जो इंपोर्ट होता है ना, वो खास करके ये कॉफी ही होता है। और इन्होंने क्या कहा ट्रंप ने कि हम तो ये खुद कर लेंगे, हमारे यहाँ खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चर होगा? भाई ये मैन्युफैक्चर होने की चीज ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ हो ही नहीं सकता, तुम्हारे यहाँ की जलवायु ऐसी नहीं है। ये हमारे यहाँ भी हर जगह नहीं हो सकता, कर्नाटका में कुछ जगह पे होता है, क्योंकि वो कर्नाटका वाला जो रेंज है ना, वो उसी रेंज में लगभग लगभग आता है, इसीलिए वहाँ की जलवायु है इस प्रकार की कि हम कर पा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो होगा नहीं। तो ये आप देखोगे कि ब्रिक्स नेशन में खास करके ब्राजील पर जो आपने टैरिफ लगाया है इन्हीं चीजों पे, और अमेरिकन परेशान है कि भाई कॉफी कैसे पिए हम। ठीक है। कॉफी तो उपजा नहीं सकते। आपने एक उनके सेनेटर का बयान भी देखा होगा कि उनके सेनेटर क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ केला कैसे उत्पादन करेंगे हम, केला कैसे बनाओगे USA में, मेड इन USA कैसे होगा? उस तो इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा। अब वो केला भी बनाए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं बेचारे, पुनः चीन को हरा करके। भारत में पहली बार कॉफी की खेती बाबा बुदन किए थे, ये आप जानते हैं। दुनिया में सर्वाधिक कॉफी ब्राजील में होती है, और ब्राजील में कॉफी के बगीचा को जो है ना, फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा। ब्राजील में कॉफी के बगीचा को क्या कहते हैं? फेजेंडाज कहते हैं। भारत में कर्नाटक में कॉफी सर्वाधिक होती है। दुनिया में ब्राजील में होती है, भारत में कर्नाटक में होती है। विश्व का कॉफी बंदरगाह, विश्व का कॉफी या कहवा कहते हैं हिंदी में इसको ना, हाँ कहवा कहते हैं। तो भारत में आप देखोगे तो कहवा, कहवा क्या कॉफी के नाम से ही ज्यादा लोग जानते हैं। तो विश्व में कॉफी बंदरगाह या कहवा बंदरगाह या कॉफी पोर्ट आप किसको कहते हैं? सेंटोस बंदरगाह, जो कि ब्राजील में ही है। सेंटोस बंदरगाह को आप कॉफी बंदरगाह के रूप में जानते हैं, ब्राजील में है। तो आप इन चीजों को याद रखोगे। दुनिया की सबसे अधिक ब्राजील जो है कॉफी उत्पादित करती है। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा
इसी से रिलेटेड जो महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है उसको विल्सन पॉइंट बोलते हैं। महाबलेश्वर कहाँ था? आपने देखा होगा कि महाबलेश्वर जो यहाँ पर था, ये जो महाबलेश्वर का रेंज है, इसकी सबसे जो ऊंची रेंज है ना, उसको आप विल्सन पॉइंट बोलते हैं। महाबलेश्वर के क्षेत्र में जो महाबलेश्वर की ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, उसको आप क्या बोलते हो? विल्सन पॉइंट। ऊंची चोटी नहीं, ऊंची बिंदु को, जो महाबलेश्वर पर्वत है ना, उसकी सबसे ऊंची बिंदु जो है, जैसे उसको क्या कहते हैं? विल्सन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसुवाई है, ये आपने देख चुका है। कालसुवाई के बारे में मैंने बताया था अभी मैप में ही। थालघाट दर्रा सातमाला और हरिश्चंद्र पहाड़ी के बीच है। देखिए थाल घाट से क्वेश्चन हमने देखा कि वो जोड़ता किसको किसको है। थाल घाट कैसे याद रखोगे? थाना, यानी कि थाना को मतलब था से थाल, ना से नासिक, को से कोलकाता। तो थाल घाट किसको? नासिक और कोलकाता को रास्ता प्रदान करती है। देखिए वो तो ठीक है। ये है किन किन पर्वतमालाओं के बीच में? तो ये सातमाला पर्वत में माला और हरिश्चंद्र पहाड़ी के बीच में थाल घाट जो है कनेक्ट करती है रास्ता। ठीक है। उसके बाद देखोगे कि भोर घाट कहाँ है? तो हरिश्चंद्र, इसी हरिश्चंद्र पर्वत और महाबलेश्वर के बीच से है यह रास्ता प्रदान करती है। और किसको किसको करती है? तो पुणे, मुंबई से पुणे बेलगाम और चेन्नई, पुणे बेलगाम और चेन्नई को यह रास्ता प्रदान करती है। पालघाट की अगर बात करें तो यह नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच है। पालघाट आपने देखा नीचे केरला और तमिलनाडु के पास, ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच है। और यह रास्ता किसको किसको देता है? कलिकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर, इस सब को रास्ता प्रदान करती है। तो आप इन चीजों को देखोगे, याद करोगे। याद करने की तो ज्यादा बात नहीं है, इसको अगर समझ पा रहे हो मैप के थ्रू तो अच्छी बात है। अनाई मोदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, ये आप जानते हैं। मोदी जो है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो क्या है कि 3 पहाड़ियों का आपको केंद्र बिंदु है। यहाँ 3 पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी थी? आपने देखा था कि यहाँ पे 3 पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी थी? नीचे दक्षिण की तरफ इलायची की पहाड़ी थी, ऊपर अन्नामलाई रेंज खुद ब खुद थी, और दक्षिण और पूरब करके आपको पलानी हिल्स देखने को मिल रहा था। ठीक है। अब देखिए, जब आप इस पूरे को देख चुके हैं मैप में, जब पूरे को आप देख चुके हैं, तो यह देखिए कि इस मैप में आपको यहाँ गोवा के पास यहाँ 16 डिग्री अक्षांश जो है क्रॉस करती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यह क्रॉस करती है। और यह सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में क्या बांटे? लोग मानते हैं कि इस 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर को उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी सह्याद्री के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 16 डिग्री अक्षांश किस पर्वत को 2 भागों में बांटती है? तो सह्याद्री हिल्स को 2 भागों में बांटती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला है हमारा कौन सा भैया? पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत कौन सा? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी या पर्वत माला, पूर्वी घाट पर्वतमाला। देखो पूर्वी घाट में क्या है? कुछ नहीं, आप जैसे ही पश्चिमी घाट को देखे थे कि पश्चिमी घाट किन किन राज्यों में था, उसी प्रकार से आप पूर्वी घाट को देखोगे तो पूर्वी घाट भी आपको उसी प्रकार से देखने को मिलेगा कि ये देखो पुरी से लेकर के, पुरी कहाँ है? पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। बहुत ही फेमस है पुरी। किस लिए फेमस है ये बात आप सोच के बताओगे हमें। उसके बाद नीचे नीलगिरी तक, पुरी से लेकर के नीलगिरी, यानी कि क्या? उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन ये बहुत ही टूटे फूटे कटे छटे रूप में है। ठीक है। ये जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां हैं, ये बहुत ही कटे छटे रूप में है, बहुत ही टूटे फूटे रूप में है। कहीं आपको पर्वत दिखेगा, कहीं उसके बाद नहीं दिखेगा, क्योंकि उधर से क्या होती है, जो इधर से 3-4 नदियां हैं ना बड़ी बड़ी, वो जो बहती है ना, तो वो पर्वत को धीरे धीरे अपना रास्ता बना लिया और पर्वत को 2 भाग में विभाजित करती हुई चली गई है। ठीक है। तो ये जो नदियों की बात हमने की, ये नदियां कौन कौन सी है? ये नदियां है आपको महानदी, महानदी के बाद आप बोले तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां का क्या है? ये सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और ये पूर्वी घाट से होकर के ही गिरती है। सबसे ऊपर आपको महानदी, और नीचे में जो है, जो उसके नीचे क्रमबद्ध तरीके से गोदावरी और कृष्णा और कावेरी टाइप से नदियां गिरती है।
ठीक है। देखो पुरी से लेकर के नीलगिरी तक में इसकी जो उड़ीसा में एक चोटी है जिसको महेंद्रगिरी कहते हैं, 1501 मीटर की इसकी ऊंचाई है उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत। और ये किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट श्रेणी का। इसके बाद आप आओगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में आपको आड़माकोंडा, आड़माकोंडा जो कि 1680 मीटर की है, आड़माकोंडा आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो ये देखो आप, आड़माकोंडा पर्वत, आड़माकोंडा पर्वत ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश नहीं, ध्यान रखना एपी से, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है। दक्षिण भारत की तेलुगु भाषी राज्य जो आंध्र प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से ऊपर है, जिस आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करती थी, अब अमरावती है। अब हैदराबाद तेलंगाना के क्षेत्र में है और तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही टूटा है, टूट करके बना है, अलग होकर के बना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आड़माकोंडा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद आप देखोगे कि तमिलनाडु में आपको इस पहाड़ी का 3-4 प्रकार देखने को मिलेगा। जो 3-4 प्रकार आपको है, 4 प्रकार जो आपको है, उसमें आप देखोगे कि पालकोंडा हिल्स के नाम से पहली प्रकार जो ऊपर से है, पालकोंडा हिल्स। उसके बाद देखोगे जावड़ी हिल्स है, हिल्स के बाद देखोगे, जावरी हिल्स के बाद आप देखोगे कि शिवराय हिल्स, शिवराय हिल्स, पालकोंडा हिल्स आपने देखा, जावरी हिल्स आपने देखा, शिवराय हिल्स आपने देखा, विल्लीगिरी हिल्स आपने देखा। ये तीनों चारों पहाड़ियां, पालकोंडा, जावरी और शिवराय तथा ये जो आपको विल्लीगिरी है, ये सारी आपको तमिलनाडु में पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। ठीक है। पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। महेंद्रगिरी, आड़माकोंडा जो है ना, आड़माकोंडा ये देख रहे हो, आड़माकोंडा ये इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन? आड़माकोंडा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी आप देख रहे हो यहाँ पे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा। इसको आप देखेंगे अभी आगे हम। नीलगिरी वो क्षेत्र है जहाँ पे पर्वतों की जो है ना श्रेणियां आकर के मिलती है इन दोनों की, ये इधर से, ये इधर से, ये दोनों मिलती है नीलगिरी में। ठीक है। नीलगिरी में जहाँ मिलती है, वहाँ ये जहाँ मिलती है उस जगह को नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पे नीलगिरी की पहाड़ियां ये गांठ रूप से बन जाती है। ठीक है। अब देखो इसको भी आपने देख चुका है, इससे ज्यादा प्रश्न आते नहीं हैं, इससे नदियां जो है निकल करके इधर से आती है, इधर बहती है। जैसे यहाँ पे देखोगे कि महाबलेश्वर के पास से निकलती है एक नदी, जिस नदी का आपको हमने नाम बताने बोला था, और वो नदी आकर के फिर इधर नहीं निकलती, तो वो पश्चिम घाट से है। ठीक है। ये आकर के यहाँ पे गिरती है वे ऑफ बंगाल में, पूर्वी घाट में गिरती है। निकलती तो ये भी पश्चिम घाट से है, लेकिन ये भी आकर के गिरती पूर्वी घाट में ही है। निकलती ये भी पश्चिम घाट से है, लेकिन गिरती पूर्वी घाट में है। तो ये जो चारों नदियां हैं, पश्चिम घाट से निकलती है ये 3 नदियां, लेकिन और जो बाकी की नदी जिसके बारे में महानदी मैंने बोला, वो कहाँ से निकलती थी? अमरकंटक के पास से। याद होगा आपको, अभी हमने बताया था, छत्तीसगढ़ में पहाड़ी है एक, वहां से अमरकंटक के पहाड़ी से बगल में है, जहां से कि महानदी निकलती है। महानदी किसके लिए फेमस है? तो महानदी तो जो है उस पे कौन सी बांध है? तो आप बताएंगे कि हीराकुंड बांध, जो कि भारत का लंबा बांध है सबसे, वो बांध महानदी पर है। ठीक है। इसके बाद देखोगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जो है निकलती इधर है, लेकिन गिरती आके पूर्वी घाट में है। ठीक है। हम नदियों के चैप्टर में इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगले वीडियो शायद नदी से ही आए, उसमें हम इनको देखेंगे। अब देखिए पूर्वी घाट की पहाड़ियों में आप देखोगे कि महानदी घाटी से लेकर के, हमने बताया अभी कि महानदी घाटी से लेकर के नीलगिरी तक कटे छटे रूप में यह पाए जाते हैं। उड़ीसा में महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर, आंध्र प्रदेश में आपको आड़माकोंडा जो कि 1680 मीटर, और तमिलनाडु में पालकोंडा हिल्स, जावड़ी हिल्स, विल्लीगिरी हिल्स आदि, शिवराय हिल्स सारी देखने को मिला। ये अलग है भाई, शिवराय हिल्स अलग है। आरमाकोंडा 1680 मीटर सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट का। यह आपने देखा अभी। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी से ढका हुआ है या फिर उसके पीछे सुरक्षित है। पूर्वी घाट पर्वत में आप देखोगे कि मौजूद क्या है, कुछ चीजें, जैसे लेगून। लेगून क्या होता है? लेगून क्या होता है? लेगून देखो, जैसे आपको एग्जांपल अभी यहाँ पे है, पुलिकट, चिल्का, कोलेडो। ये जो पुलिकट, चिल्का और कोलेडो है, ये झील है। किस प्रकार की झील है उस बात को छोड़ो, अभी ये क्या है? झील है, और इसी को लेगून कहते हैं। लेगून झील क्या होता है? देखिए यहां पर आप देखोगे
कि अगर लेगुन की बात करें तो ये जैसे ये है, मान लो ये भारत की जो है आपको, ठीक है, ये भारत की क्षेत्र है। इसमें क्या होता है कि आपको पानी कहीं ना कहीं देखोगे कि अंदर जाता है, ठीक है, अंदर जाता है। पानी अंदर आया, मान लो पानी अंदर आता है, और पानी जो है जब अंदर आता है यहाँ पे, रुकिए 1 मिनट के लिए, हाँ, इसमें देखोगे कि पानी जब अंदर आता है तो ये पानी अंदर आया और पानी बाहर नहीं जा पाता है, बालू बालू भर गया, पानी ज्यादा मतलब आ गया था अंदर। तो जब वह घेरा जाता है इसमें, इधर ये घेरा गया, इधर बालू हो गया, इधर पानी अटक गया भूभाग में, तो उसी को लेगुन नाम से बोलते हैं, लेगुन टाइप का झील बोलते हैं उसको, लेगुन बोल देते हैं। तो ये पुलिकट जो कि चेन्नई में, चिल्का जो कि आपको उड़ीसा में पुरी के पास, और कोलेरू जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ये सारी क्या है, लेगुन है। झील तो है ही, इसको बोलते लेगुन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपको पलानी हिल्स। पलानी हिल्स क्या है? तो पलानी हिल्स है, आपने अभी देखा था कि जो नीचे आप देखे होंगे जहां पर आपको अन्नामलाई हिल्स और पूर्वी घाट हिल्स एक दूसरे से मिलते हैं, उसके देखोगे कि वहां से लेकर के अणाईमुडी से जो है नीचे की तरफ पूरब और दक्षिण की तरफ आपको पलानी हिल्स देखने को मिलेगा। उसी को हमने डेकोरेट किया है, देखो ये आप देख पा रहे होंगे कि पूरब, यहाँ देखिए कहाँ से, तो नीलगिरी में जो डोडा बेटा है ना, नीलगिरी में जो डोडा बेटा है, जो नीलगिरी की जो पहाड़ी है, डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। डोडा बेटा देखिए, डोडा बेटा के बारे में आप समझिए कि यह जो है, यह पूरे के पूरे जो नीचे की अगर बात करोगे आप, तो दक्षिण में यह सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी? तो डोडा बेटा। डोडा बेटा को क्या कहते हैं? दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। ठीक है, किसके बाद भैया? तो अनाईमुडी के बाद। इसका बाद देखिए, देखिए नीलगिरी से लेकर ये पूरे 150 किलोमीटर फैला हुआ है और तमिलनाडु में ही फैला हुआ है। इसमें ये घास के रूप में दिख रहा है आपको, ये घास के रूप में जो दिख रहा है, ये 16 घास कहलाता है। क्या? 16, 16 या 16, ठीक है, 16 घास के रूप में, 16 घास है, वन है एक, जो कि बहुत ही इस 16 नाम के वन से ये नीलगिरी भी ढका रहता है और ये भी ढका रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलता है। ठीक, 150 किलोमीटर की जो है यह रेंज है 16 घाट। इसमें देखोगे कि एक ऊंची चोटी है जिसको आप बोमडीला 16 बोलते हैं। जो बोमडीला 16 है, ये आपको इधर देखने को मिलता है, किसमें भाई? तो पलानी हिल्स में। पलानी हिल्स को आप समझ चुके हैं कहाँ पर था? तो पलानी हिल्स था नीचे अन्नामलाई पहाड़ी से लेकर के दक्षिण पूर्व के तरफ। देखिए, जो कोडाई कनाल है ना, कोडाई कनाल जो दक्षिण भारत में बहुत फेमस है, बहुत फेमस हिल स्टेशनों में से एक है, यह आपको पलानी हिल्स में ही पाई जाती है। और यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है उधर। जब आप जाओगे दक्षिण, जब आप खास करके तमिलनाडु जाओगे, तो वहाँ पे आपको कोडाई कनाल जो है आपको सजेस्ट किया जाएगा वहाँ के गाइड्स द्वारा। ठीक है, कोडाई कनाल खास करके जब हमारे यहाँ फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं ना, जो विदेशी जो हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं, वो आपको इस क्षेत्र को खास करके, और केरल में जो शांत घाटी वगैरह है उस क्षेत्र को बहुत एक्सप्लोर करते हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। ठीक है, लोकप्रिय रूप में इसे जो है पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है। किसको भैया? इसी कोडाई कनाल को बहुत ही किसके रूप में जाना जाता है? देखिए, राजकुमारी, द प्रिंसेस, किसका? पर्यटन स्थलों का। यहाँ के घने जंगलों में जो है शोला वन पाया जाता है, आपको अभी हमने बताया। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, यह भी मैंने आपको बताया अभी। बोमडीला 16 पलानी हिल की सबसे ऊंची चोटी है। बोमडीला 16 कहाँ था? बोमडीला 16 यहाँ पर है। उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इस पूरे सीरीज को अच्छे से देख पा रहे हैं, सही से समझ पा रहे हैं, और इन चीज़ों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये इससे अच्छा बात और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, हम इससे पहले के वीडियो में क्या देख चुके हैं? ट्रांस रेंज को देख चुके हैं, ठीक है, ट्रांस रेंज को देख चुके हैं, ट्रांस रेंज। उसके बाद हमने देखा हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालय। उसके बाद हमने दूसरी जो कि लघु हिमालय। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे शिवालिक हिमालय। नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा
नॉर्थ ईस्ट हिमालय या पूर्वांचल हिमालय, हिमालय की श्रेणी वो नहीं थी, लेकिन अलग अलग प्रकार की पहाड़ियां इसमें आपको देखने को मिला था। हमने बताया था कि यहाँ पे आपको क्या है, 3-4 पहाड़ियां जो मेघालय में है, जो खास करके जो जैन वहाँ पे है, गारो, खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ियां हैं, वो भी आपको देखने को हमने पूरी वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने इनको किया हुआ है। आज हम क्या सब देख चुके हैं, हमने देखा ये अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के बारे में पूरी चीज़ें जो कि आप रिकॉल अगर करोगे तो आप वीडियो को पुनः एक बार रीस्टार्ट करोगे, स्पीड बढ़ा लोगे और उसे पूरी तरह से देखोगे। अरावली हिल्स में क्या है कि दिल्ली से लेकर के, दिल्ली बोले तो जेएनयू से लेकर के नीचे गुजरात तक वह फैला हुआ है। उसके बाद देखोगे तो विंध्यन पर्वत है, उसके बाद देखोगे तो सतपुरा है जो कि पैरेलल है। इन इन दोनों की भ्रंश घाटियों से कौन सी नदी निकलती है, तो ताप्ती और नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा पश्चिम घाट पर्वत, फिर देखा हमने पूर्वी घाट पर्वत। इसके ही नीचे में हमने देखा पलानी हिल्स, जो कि इन दोनों के संगम यानी कि नीलगिरी से नीचे की तरफ जाता था। पलानी हिल्स इधर के लिए कौन सा है, इधर के लिए है कार्डेमम हिल्स, जिसको आप इलायची की पहाड़ी बोलते हो। इलायची से क्या याद आता है, इलायची से याद आता है कि मसालों की रानी आप किसे कहते हैं, अभी जाना नहीं है, अभी देखना है। कुछ चीजें जो आउटी है, जो कि इससे बाहर की चीजें हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। बोलिए इलायची की पहाड़ी आप किसको कह, इलायची की पहाड़ी तो है, इलायची मसालों की रानी आप किसको कहते हैं, तो इलायची को आप क्या कहते हैं, मसालों की रानी कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, कानपुर है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम क्या बताए थे, कानपुर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। मैनचेस्टर कहते किसको हैं, मैनचेस्टर कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो चीजें फेमस होती है, जो नगर फेमस होती है, उसको कहते हैं। ठीक है। भोर घाट आपने देखा था, भोर घाट के बारे में मैंने बताया था। भोर घाट क्या था भैया, तो भोर घाट था व्हाइट मार्बल्स के लिए, जो कि जबलपुर के पास भेड़ाघाट में। भोर घाट तो दूसरी चीज, भोर घाट क्या था कि भोर घाट क्या था, भोपू, भोपू, भोपू। ठीक है, भोपू, भोपू क्या था, भोर घाट जो है पुणे को जोड़ता था। पुणे को किससे जोड़ता था, भोपू बेच, भोपू बेच। बेच क्या था, बेलगाम और चेन्नई। तो ये सारी चीजें। उसके बाद क्या था, भेड़ाघाट था। भेड़ाघाट क्या था, जबलपुर के पास था। भोर घाट से हमने कंफ्यूज कर दिया था उन चीजों को। भोर घाट नहीं, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट क्या था, भेड़ाघाट था जबलपुर में, जो कि व्हाइट मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है, धुआंधार जलप्रपात के पास। ठीक है। आप देखे होंगे इसमें हमने एक चीज और बताया था कि टिस्को जो है, टिस्को क्या है, पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में उद्योग लगाया गया था, जो कि पहला था। और यह कब लगाया गया था भैया, तो 1907 में कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर में था। यह झारखंड में लगाया गया था, किस नदी के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। स्वर्णरेखा था क्या, हाँ स्वर्णरेखा नदी था। उसके किनारे कौन सी जगह पे, जमशेदनगर में, जमशेदपुर में लगाया गया था। ठीक है। आप देखे होंगे इसमें कि भेड़ा घाट में जो नर्मदा नदी है, वहां पर धुआंधार जलप्रपात आपको देखने को मिला होगा। देखिए यहाँ पे जो है ना, कुछ प्रकार से आप अगर देखोगे तो हमने एक चीज पूछा था आपको कि जबलपुर को, जबलपुर के बाद आपको दिखाए होंगे कि जमशेदपुर को, सॉरी, जमशेदपुर को पहले टाटानगर बोलते थे। पहले क्या बोलते थे, टाटानगर बोलते थे। इससे पहले क्या बोलते थे, ये हमने पूछा था आपसे, याद है आपको, जब हम स्वर्णरेखा नदी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जमशेदपुर को टाटानगर बोलते थे। लेकिन इससे पहले क्या बोलते थे, इससे पहले इसको बोलते थे साकची। क्या, साकची। ये साकची नाम का एक जगह था जहां जमशेद जी टाटा जो हैं वो इस टाटा स्टील एंड टिस्को की स्थापना किए थे। और उसके बाद इसकी विकसित होती गई, जिसके बाद इनके ही सम्मान में, जमशेद जी के सम्मान में ही इसका नाम जमशेदपुर रखा गया। और चीजें आप देख पा रहे होंगे, सारी चीजों को आप जो है एकदम तरीके से, बढ़िया तरीके से इसको रिकॉल करोगे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसमें एकदम मज़े से बने रहिए। आपको पूरी ज्योग्राफी, कहीं कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप किसी वनडे एग्जाम्स में बैठने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो सीरीज से, जो हम आपको करा रहे हैं, पहाड़ियों का करा रहे हैं अभी फिलहाल,
फिजिकल स्ट्रक्चर का, जो कि इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमको आपको बता रहे हैं। इसके बाद पहाड़ी के बाद नदियाँ आएंगी। उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। देखिए होता क्या है कि जो लगे, इसीलिए हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर दिया है, ठीक। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर हम इतिहास लेकर के आएंगे। उसके बाद पॉलिटी लेकर के आएंगे। क्रमबद्ध तरीके से आपको पूरी तरह से फ्री पैकेज के रूप में यहाँ पर एक जो है, जो रिकॉल करने की जो पैकेज होती है ना, जिस तरह से बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको जहाँ पे पेड बैच होता है, पेड बैच के रूप में तो ये नहीं है, बिल्कुल फ्री रूप में है। इससे रिकॉल आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। उम्मीद है कि आप आगे भी बने रहेंगे। धन्यवाद।